हेलो फ्रेंड्स। मैं आज जो कहानी लेके आया हूँ वो वही कहानी है जिसे सोल लैंड 2 की राइटर ने लिखी थी। ये भी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये डूम्सडे वाली होने वाली है और साथ ही में इसमें जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल है क्योंकि बंदे के पास पूरा हरीम शेल्टर है क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग यानी कि मर्द मर चुके हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी बट इंट्रोडक्शन के साथ। अगर आपको अपोकलिप्स दुनिया पसंद है, फायर अगर आपको सर्वाइवल जोड़ सिस्टम जोड़ पावर्स वाली कहानी पसंद है, अगर आपको एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद की खौफनाक सच्चाई जाननी है, तो स्वागत है आपका अपोकलिप्स नॉवल एक्सप्लेन पर। यहाँ सिर्फ कहानी नहीं सुनाई जाती, यहाँ हम आपको उस दुनिया में ले जाते हैं जहाँ शहर खंडहर हैं, जहाँ इंसान से ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और जहाँ जिंदा रहने के लिए दिल नहीं दिमाग चाहिए। ये है अपोकलिप्स नॉवल एक्सप्लेन, जहाँ हर एपिसोड में आपको मिलेगा इंटेंस सर्वाइवल, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और ओवरपावर्ड में कैरेक्टर का राइज। अगर आप असली अपोकलिप्स वाइब महसूस करना चाहते हो, तो जुड़ जाए अपोकलिप्स नॉवल एक्सप्लेन के साथ, क्योंकि यहाँ एंड नहीं असली शुरुआत होती है। और याद रखिए, अपोकलिप्स की दुनिया समझनी है तो देखिए सिर्फ अपोकलिप्स नॉवल एक्सप्लेन। नॉवल एक्सप्लेन नॉवल एक्सप्लेन। कहानी शुरू होती है 2068 की बात है। हैशी शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में जिंग यू नाम का एक पतला सा युवक रहता था। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और वो एक नोटिफिकेशन को घूर रहा था। नोटिफिकेशन में लिखा था कि उसने गेम क्लियर कर लिया है और पूछा जा रहा था कि क्या वो गेम जारी रखना चाहता है। जिंग यू ने बिना दो बार सोचे हाँ पर क्लिक कर दिया। ये गेम था ट्रायल्स ऑफ एरीज नाम का एक अपोकलिप्टिक सर्वाइवल गेम। 1 साल पहले ये गेम अचानक उसके फोन पर आ गया था। इसमें शेल्टर बनाना होता था, जीन लॉक अनलॉक करने होते थे, ज़ॉम्बीज, ज़र्ग और एलियन क्रीचर्स से लड़ना होता था। नॉर्मली ये गेम 2 महीने में खत्म हो जाता, लेकिन जिंग यू ने इसे पूरा 1 साल लगा दिया। वजह, गेम की फ्रीडम बहुत हाई थी और उसे मजा आ रहा था। 1 साल बाद जिंग यू ने अपनी हारिम ग्रुप के साथ मिलकर एलियन फोर्सेस को हरा दिया और गैलेक्सी की नंबर 1 फोर्स बन गया। अब गेम खत्म हो चुका था और वो कंटिन्यू करना चाहता था। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो अपनी हारिम को छोड़ना नहीं चाहता था। बिल्कुल नहीं। स्मर्क, जैसे ही उसने हाँ किया, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। सिस्टम बाइंड हो गया। उसकी आंखों के सामने एक पैनल आ गया जिसमें उसके स्टैट्स दिख रहे थे। स्ट्रेंथ 8, स्पिरिट 9, स्टैमिना 11, स्पीड 7। नॉर्मल आदमी का एवरेज 10 होता है। उसका शेल्टर लेवल तो अभी नन था। जिंग यू को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद सपना है। वो एकदम से उछला और उसके चेहरे पर जोर से चोट लगी। हिस, दर्द हो रहा है। ये सपना नहीं है, उसने चीखते हुए कहा। तभी सिस्टम ने अगली बात कही, 1 महीने में डूम्सडे आने वाला है। गेम वाली दुनिया अब रियल वर्ल्ड में आ रही थी। जिंग यू के होश उड़ गए। उसे याद था गेम में क्या क्या हुआ था। मीटियर्स गिरे, आइस एज आया, ज़ॉम्बीज फैले, ज़र्ग ने अटैक किया, एलियन बीस्ट्स आए और फाइनली ब्लू स्टार तबाह हो गया। लेकिन सिस्टम ने उसे आश्वस्त किया। उसने कहा कि जिंग यू शेल्टर बना सकता है। गेम वाले शेल्टर्स, वो शेल्टर्स जो लेवल 2 पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी बच जाते थे, लेवल 3 पर पूरी अर्थ की टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर सकते थे और ब्लू स्टार छोड़कर दूसरे प्लैनेट्स पर जा सकते थे। जिंग यू ने गेम में लेवल 9 का शेल्टर बना लिया था जो आधे ब्लू स्टार जितना बड़ा था। सिस्टम ने पहली बार साइन इन करने को कहा। जिंग यू ने साइन इन किया और उसे मिला प्लैनेट लेवल शेल्टर कंस्ट्रक्शन गिफ्ट पैकेज। मतलब उसे खुद शेल्टर बनाना था। वो थोड़ा परेशान हुआ, इतना हाई टेक शेल्टर वो कैसे बनाएगा अपनी छोटी सी बॉडी से। फिर सिस्टम ने न्यूबी गिफ्ट पैकेज दिया। इसमें थे 50 इंसेक्ट क्रॉस शेल्टर के लिए एनर्जी सोर्स, फर्स्ट लेवल सिविलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जावस जो शेल्टर कंट्रोल करेगा, और 200 सेकंड लेवल आर्टिफिशियल ह्यूमंस जो सेकंड लेवल जीन लॉक वाले ह्यूमंस जितने पावरफुल, द कॉम्बैट टाइप वाले तो थर्ड लेवल जितने पावरफुल थे। बस एक प्रॉब्लम थी, कॉप्स क्रिस्टल्स नहीं थे। और ये बहुत जरूरी थे अर्ली स्टेज में ज़ॉम्बी से लड़ने और जीन लॉक इंप्रूव करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ ज़ॉम्बीज के सिर में मिलते थे। पहले ज़ॉम्बी को मारो, फिर सिर काटो, फिर क्रिस्टल निकालो, बहुत मेहनत का काम। अब जरूरत थी शेल्टर की लोकेशन चुनने की। सिस्टम ने हैशी सिटी का 3D मैप दिखाया। जिंग यू ने पास के पहाड़ों को चुना, वहां कम लोग थे, भीड़ से दूर, ऊंचाई पर था तो सुनामी आने पर भी डूबने का डर नहीं। उसने एक ऐसी वैली चुनी जिसमें सिर्फ एक रास्ता था ऊपर जाने का और 3 तरफ पहाड़ थे, इजी टू डिफेंड, डिफिकल्ट टू अटैक। उसने लोकेशन कंफर्म की और सिस्टम ने बताया कि शेल्टर बेस बिल्ड हो गया है, सारा इक्विपमेंट और मटेरियल अपनी जगह पर रख दिया गया है। एआई जावस से कनेक्शन हो गया। अब जिंग यू ऑफिशियली एक डूम्सडे सर्वाइवर बन चुका था। उसके पास था एक पावरफुल शेल्टर बनाने का प्लान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 200 आर्टिफिशियल ह्यूमंस और सिर्फ 1 महीने का समय। उसे अब सबसे पहले कॉप्स क्रिस्टल्स का इंतजाम करना था क्योंकि ज़ॉम्बीज आने वाले थे। और उसकी हारिम, वो अभी रियल वर्ल्ड में कहाँ थी, कौन थी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आंखें,
सिस्टम के बोलते हाय। पहाड़ों में जो वैली थी जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था, वहां से भारी आवाजें आने लगी, गड़गड़ाहट जैसी आवाजें। लेकिन बस कुछ सेकंड में सब शांत हो गया। अब उस वैली में कुछ अरबों चीजें आ चुकी थी, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही था। कुछ ही सेकंड में वैली में जबरदस्त बदलाव आ चुका था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिंग यू अभी एक्साइटेड ही था कि अचानक उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन से एक 3D फेस उभर कर आया। उसके बाद एक जानी पहचानी, गहरी और जेंटल आवाज उसके फोन से आए। हेलो सर, आई एम जावस, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द स्टार शेल्टर। जिंग यू ने उस वर्चुअल इमेज को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। जावस, यही नाम उसने गेम में अपने स्मार्ट हाउसकीपर को दिया था। आखिर ये नाम इतना फेमस था कि कौन नहीं चाहेगा अपने पास ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। लेकिन जिंग यू ने सोचा भी नहीं था कि जावस रियल लाइफ में भी उसके साथ मटेरियलाइज हो जाएगा। गेम में जावस ही शेल्टर की हर चीज के लिए जिम्मेदार था। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, एंट्री लिस्ट्स, वाटर इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल ह्यूमंस का मैनेजमेंट, वेयरहाउस, स्मार्ट होम्स, हर उस चीज के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज होता था। और जिंग यू को यकीन था कि रियलिटी में भी जावस बेहतरीन काम करेगा। सर, शेल्टर का सारा बेसिक वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब आप डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग स्टार्ट करें। जैसा शेल्टर चाहिए वैसा डिजाइन करें, फिर लोगों को भेजे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक महीने में डूम्सडे आने वाला है। जावस की बात सुनकर जिंग यू बैठ गया और सोचने लगा। टाइम बहुत कम था। काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो उसी प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग शेल्टर बनाएगा जो उसने गेम में बनाया था। वजह साफ थी, फेमिलियर एंड कॉन्फिडेंट। उसने गेम में अपने तरीके से गेम सक्सेसफुली क्लियर किया था। अब रियलिटी में नए तरीके आजमाने की जरूरत नहीं थी। बेटर टू बी सेफ। जावस, क्या तुम्हें मेरे गेम का वो 9th लेवल शेल्टर का कॉन्फ़िगरेशन याद है जब वो प्लानिटरी शेल्टर स्टेज पर था? जिंग यू ने पूछा। यस सर, आई रिमेंबर। वो बेस्ट शेल्टर कॉन्फ़िगरेशन थी जो आपने डजन्स ऑफ टाइम्स गेम रीस्टार्ट करके हासिल की थी। ये गेम नहीं है, इसलिए बेटर टू बी सेफ। जिंग यू ने कहा। ए वेरी गुड चॉइस, यू आर वर्थी ऑफ बीइंग माय सर, जावस ने कहा और फिर तुरंत प्लानिटरी शेल्टर की इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन कॉल कर ली। जल्द ही जिंग यू के सामने शेल्टर के इंटीरियर का डिटेल पिक्चर आ गया। सर, अगर आप कुछ डिटेल्स भूल गए हैं तो मैं आपसे चेक कर लेता हूं, जावस ने कहा और फिर शेल्टर का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने लगा। योजक चिन्ह। शेल्टर में टोटल 50 फ्लोर्स थे। पहली से तीसरी मंजिल मशीनरी स्टोरेज और मशीनरी रिपेयर एरियाज। यहां सारी मशीनें रखी जाएंगी और उनकी मरम्मत होगी। चौथी से 8वीं मंजिल मिलिट्री ट्रेनिंग एरियाज। इसमें एम्यूनिशन डेपोज और वेपन कंस्ट्रक्शन वेयरहाउसेस भी शामिल थे। यहाँ सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा और हथियार बनेंगे। 9वीं मंजिल हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल कि एक साथ 1000 लोगों का इलाज हो सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बीमारी की वजह एनालाइज करके तुरंत ट्रीटमेंट देगा। 10वीं से 36वीं मंजिल रेजिडेंशियल एरियाज। यहाँ 45,000 रेजिडेंट्स रह सकते थे। कंप्लीट वर्क एरियाज, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, लेजर सब कुछ था। एक छोटा सा शहर। 37वीं से 40वीं मंजिल मटेरियल स्टोरेज एरियाज और फ्रोजन वेयरहाउसेस। यहाँ खाने पीने की चीजें और जरूरी सामान स्टोर होगा। 41वीं से 43वीं मंजिल साइंटिफिक रिसर्च बेसेस। यहाँ एलीट टैलेंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, नई चीजें खोजी जाएंगी। 44वीं से 45वीं मंजिल एलीट टैलेंट्स साइंटिफिक रिसर्च टैलेंट्स के लिए रेस्ट एरियाज। 46वीं मंजिल जहां वेरियस ट्रेनिंग वेयरहाउसेस और कंस्ट्रक्शन वेयरहाउसेस होंगे। 47वीं से 48वीं मंजिल यहाँ भी ट्रेनिंग और कंस्ट्रक्शन वेयरहाउसेस ही थे। लेकिन 48वीं मंजिल सबसे खास थी। यहाँ जावस का मैं बॉडी था, एनर्जी डिवाइसेस, प्योरिफिकेशन डिवाइसेस, शेल्टर पावर जनरेशन डिवाइसेस और 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। 49वीं मंजिल सर आपका लाउंज। यह एक 10,000 स्क्वायर मीटर का लग्जरी विला डिजाइन था। इसमें ओवरऑल शेल्टर कंट्रोल रूम भी था, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर थी। यहाँ सैकड़ों लोग एक साथ रह सकते थे। इंडिपेंडेंट फूड सप्लाई, वाटर सर्कुलेशन, एयर प्योरिफिकेशन डिवाइसेस, सब कुछ अलग से। 50वीं मंजिल न्यूक्लियर पावर्ड लॉन्च सिस्टम। ये शेल्टर के बाहर लगे लॉन्च डिवाइस के साथ मिलकर पूरे शेल्टर को लॉन्च कर सकता था। इसमें 2 वेपन साइलोज और 4 जायंट वेपन वेयरहाउसेस भी थे। योजक चिन्ह। जावस ने जो 3D मॉडलिंग दिखाए उस जिंग यू पूरे शेल्टर का ओवरऑल सिचुएशन क्लियरली देख सकता था। ध्यान से देखने के बाद उसने पाया कि उसकी याददाश्त से ज्यादा फर्क नहीं था। वेल, वेरी गुड जावस, बस इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बिल्ड करो। मेरे पास अभी 200 आर्टिफिशियल ह्यूमंस हैं। आधा महीना इनफ है। डूम्सडे आने में सिर्फ 1 महीना बचा था। आधा महीना शेल्टर बनाने में लगेगा, आधा महीना मटेरियल्स कलेक्ट करने में। टाइम बहुत टाइट था। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन सर, 200 एंड्रॉयड से 50 स्टोरी शेल्टर आधे महीने में बनाना रियलिस्टिक नहीं है। अनलेस हमारे पास 2000 कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर एंड्रॉयड्स हो और वो ओवरटाइम करें, तब शायद पॉसिबल हो।
जावस की बात सुनकर जिंग यू का फेस टाइट हो गया। उसने नहीं सोचा था कि नंबर 10 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर डूम्सडे आने से पहले शेल्टर रेडी नहीं हुआ तो वो खत्म। शेल्टर के साथ हाई उसके पास डूम्सडे में सर्वाइव करने का कैपिटल था। तो जावस 2000 कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर एंड्रॉइड्स बनाने के लिए क्या कंडीशंस है? सर, एक सेकंड लेवल कंस्ट्रक्शन एंड्रॉइड बनाने में 100 कॉर्प्स क्रिस्टल्स लगते हैं। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग बनाने में लगभग 180,000 कॉर्प्स क्रिस्टल्स लगेंगे। जिंग यू का फेस फिर से रुक गया। 1.8 लाख कॉर्प्स क्रिस्टल्स। उसके पास अभी इतने कॉर्प्स क्रिस्टल्स कहाँ? उसके पास अभी सिर्फ इंसेक्ट कॉर्प्स थे जो करंट शेल्टर में किसी काम के नहीं थे। अचानक उसे आइडिया आया, सिस्टम, क्या इंसेक्ट कॉर्प्स को कॉर्प्स क्रिस्टल्स में एक्सचेंज कर सकते हैं? होस्ट कैन रिडीम थ्रू द मॉल। जिंग यू की आंखें चमक उठी। एकदम से उसे रास्ता मिल गया। उसने तुरंत सिस्टम मॉल खोला। थोड़ी सर्च करने पर उसे इंसेक्ट कॉर्प्स को कॉर्प्स क्रिस्टल्स में एक्सचेंज करने का ऑप्शन मिल गया। 1 insect core can be exchanged for 10,000 first level corpse crystals। जिंग यू खुशी से उछल पड़ा। उसके पास 50 इंसेक्ट कॉर्प्स थे, मतलब वो कम से कम 5 लाख फर्स्ट लेवल कॉर्प्स क्रिस्टल्स ले सकता था। इतने क्रिस्टल्स से उसका इनिशियल कैपिटल सेटल हो गया। सिस्टम, एक्सचेंज 200,000 फर्स्ट लेवल कॉर्प्स क्रिस्टल्स। डिंग, स्पेंड 20 इंसेक्ट कॉर्स इन एक्सचेंज फॉर 200,000 कॉर्प्स क्रिस्टल्स। नंबर ऑफ रिमेनिंग इंसेक्ट कॉर्स 30। एक्सचेंज कंप्लीट होते ही जिंग यू ने जावस से पूछा, जावस, बेस का एड्रेस कहाँ है? सर, शेल्टर करंटली हैशी से 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। माउंटेन्स के बीच में सिचुएटेड है। चारों तरफ माउंटेन्स हैं, टेरेन बहुत अच्छा है। इजी टू डिफेंड बट डिफिकल्ट टू अटैक। सर, आपका चॉइस रियली गुड था। डूम्सडे आने में सिर्फ 1 महीना बचा था। जिंग यू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत एक टैक्सी ली और शेल्टर की तरफ चल पड़ा। बहुत कुछ करना था अब। कुछ देर की ड्राइव के बाद जिंग यू उस जगह पहुंच गया जहां जावस ने बताया था। जिंग यू जब शेल्टर के बाहर खड़ा था टू यूज लगा जैसे वो किसी फिल्म के सेट पर हो। चारों तरफ पहाड़, आगे सिर्फ एक रास्ता था जो एक साथ 3 ट्रक्स को गुजरने की जगह दे सकता था। चारों तरफ जंगल था, हवा में अच्छी खुशबू थी। एकदम परफेक्ट नेचुरल रेफ्यूज था। वो आगे बढ़ा टू देखा एक बड़ा सा टूटा हुआ लोहा का गेट था जिस पर लिखा था कि नो एंट्री फॉर आइडल पीपल। गेट के ऊपर चारों तरफ बिजली का जाल भी लगा हुआ था। जावस ने गेट को कंट्रोल से खोला और जिंग यू अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते हाई उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वैली में कई हेलीपैड, पार्किंग की जगह थी और एक खाली स्क्वायर में शेल्टर बनाने का सारा इक्विपमेंट रखा हुआ था। सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा था। जिंग यू ने डीप ब्रेथ लिया और जावस से दरवाजा खोलने को कहा। वेलकम होम सर। पत्थर का दरवाजा गरज के साथ खुला। अंदर की रोशनी ने सब कुछ जगमग कर दिया। जिंग यू ने गेम में गैलेक्सी ट्रैवल करने वाला लेवल 9 शेल्टर देखा था, लेकिन वो सिर्फ गेम था। आज उसके सामने जो था वो सिर्फ बेसिक लेवल 2 शेल्टर था, लेकिन असली था। रियल लाइफ में इतना साइफाई सीन देखकर उसको यकीन नहीं हो रहा था। ऊपर एक बड़ा गुंबद था। जिंग यू जैसे हाई अंदर घुसा, ऊपर की लाइट स्ट्रिप जल उठी थी। इसी गुंबद में इतनी ताकत थी कि वो कई न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक भी झेल सकता था। लेकिन जब जिंग यू ने आगे देखा तो कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। सब कुछ बनना बाकी था। जहां वो खड़ा था वो शेल्टर की पहली मंजिल थी। मैकेनिकल रिपेयर एरिया और प्लेसमेंट एरिया यहां बनना था। कॉम्बैट इक्विपमेंट को जल्द से जल्द एक्शन में लाना इसका मकसद था। वो वहां खड़ा देखते हाई रहा। फिर धीरे से मैं लिफ्ट प्लेटफॉर्म तक आया और कहा कि यूज 44th फ्लोर पर जाना है। ये लिफ्ट सिर्फ जिंग यू के लिए थी। आसपास 1 डजन से ज्यादा एलिवेटर्स और फ्रेट एलिवेटर्स, लेकिन ये सबसे खास थी। लिफ्ट नीचे उठान लगी और जिंग यू को लग रहा था जैसे वो घोड़े पर बैठा हो और टूर कर रहा हो। हर फ्लो उसकी आंखों के सामने से तेजी से गुजर रहा था। लिफ्ट रुकी और जिंग यू बाहर निकला। यहां भी सब खाली था, लेकिन वो देख सकता था कि क्या बनाना है। उसने सिस्टम को बुलाया और कहा कि 200 एंड्रॉइड्स बुलाए और जितना जल्दी हो सके एंड्रॉइड कल्टिवेशन चेम्बर्स बनाए। फिर 1800 कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर एंड्रॉइड्स बनाना शुरू करे। सिस्टम के ब्यूलेट हाई 200 एंड्रॉइड्स उसके सामने आ गए। हर तरह के थे। फिर जावस ने उन्हें कमांड दी और सब अपने काम पर लग गए। कुछ फर्स्ट फ्लोर पर गए इक्विपमेंट लेने, कुछ रूम्स बनाना शुरू कर दिए। जिंग यू उन्हें काम करते देखकर हैरान था। टेक्नोलॉजी इतनी आसान थी कि आर्टिफिशियल पीपल को कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं करने पड़ते थे। सिर्फ हाई प्रिसीजन टास्क कंप्लीट करने थे। बाकी टीडियस रिपेटिटिव काम रोबोटिक आर्म्स कर रहे थे। तभी उसके फोन की घंटी बजी। जिंग यू ने उठाया तो देखा क्लास ग्रुप में 999 जोड़ मैसेजेस थे। कई बार उसको भी किसी ने याद किया था। उसने क्लिक किया तो देखा कई क्लासमेट डिस्कस कर रहे थे कि हॉलिडेज में कहाँ जाना है।
स्प्रिंग फेस्टिवल में अभी 1 महीना था और अनकॉलेज स्टूडेंट्स के पास टाइम की कोई कमी नहीं थी जो पढ़ाई में एक नहीं थे। ग्रुप में सन टियनमिंग जो ऐप डेप्यूटी मॉनिटर बन गया था, उसने टियनशांग रंजियन में एक प्राइवेट रूम बुक किया था। वो बड़ा सुआ याव कर रहा था कि उसने 59,999 खर्च किए और अपने कनेक्शंस लगाकर ये रूम बुक किया। वो बता रहा था कि कितना मुश्किल था, कितना कॉम्प्लेक्स था, और ग्रुप के लोग भी उसकी चापलूसी कर रहे थे। सन टियनमिंग ने हैशी में जो भी क्लासमेट दी उन्हें बुलाया। सबको दिखाना था कि दुनिया क्या होती है। स्कूल ब्यूटी ये निंगश्वैंग को स्पेशली इनवाइट किया था, लेकिन ये निंगश्वैंग कभी शो अप नहीं हुई। वो चुपचाप बैठे देखती रही। धीरे धीरे बहुत लोगों को ये सुआ याव देखकर अजीब लगा, तो वो भी चुप हो गए। सिर्फ सन टियनमिंग बचा था अपनी बकवास करने वाला और कुछ लोग जो उसकी चापलूसी कर रहे थे। जिंग यू ने मैसेजेस देखे, सब ऐसे ही थे। उसको बोरिंग लगा। उसने सिंपली रिप्लाई कर दिया कि नहीं आ रहा। फोन बैन करने का प्लान बनाया। ए फ्लैट डूम्सडे आने वाला था, शेल्टर अभी बनना बाकी था। किस मुंह में पार्टी करना, और वो लोग भी क्या एक दोस्त थे। पहले सन टियनमिंग की कन्फेशन प्लान फेल हुई थी, तो उस छोटी सी बात पर उसकी सारी क्लास ने जिंगयू को इग्नोर कर दिया था। बहुत दिन तक अनकंफर्टेबल फील कराया था। सबसे बुरा यह था कि काउंसलर को भी उसने पैसा दे दिया था और फाइनल ग्रेड्स में जानबूझकर फेल करवाया था। अगर क्लास मॉनिटर ये निंगश्वैंग ना होती जिसने मदद ना मांगी होती, तो जिंगयू के फाइनल ग्रेड्स डायरेक्ट फेल हो जाते, और एक बार फेल हो जाए तो डिप्लोमा मुश्किल हो जाता। डिप्लोमा नहीं तो 4 साल की पढ़ाई बेकार। ए फ्लैट इस बार पार्टी में नहीं जाएगा तो क्या होगा। 1 महीने में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आने वाला है। मीटियोराइट्स गिरेंगे, कॉस्मिक वायरस फैलेगा, ज़ॉम्बीज दौड़ेंगे। स्कूल बचेगा या नहीं क्या पता। तभी क्लास मॉनिटर ये निंगश्वैंग सडनली आ गई। उसने कहा कि वो भी नहीं आ रही, और सबको भी सजेस्ट किया कि ना जाएं। बोला कि जल्दी से बेसमेंट में चले जाएं, या फिर पहाड़ों में या गांव में कोई खाली बंगलो ढूंढें। कई महीनों का समय इकट्ठा करें और अंदर छुप के बैठें। डूम्सडे आ रहा है। ये निंगश्वैंग के ये कहते हाई ग्रुप में सनसान छा गया। फिर किसी ने कहा कि क्लास मॉनिटर मजाक कर रही है, डूम्सडे कहाँ से आ जाएगा। किसी ने कहा कि ये नया जोक है क्या। ग्रुप में फैट से एक्सप्लोजन हो गया। किसी को यकीन नहीं हुआ। अचानक डूम्सडे की न्यूज़ कौन यकीन करे। ये निंगश्वैंग ने फिर कहा कि जिसको यकीन आए या ना आए, उसके घर ने बहुत सारा समय इकट्ठा कर लिया है। वो स्पेसिफिक सिचुएशन में ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन इतना हाई बोल सकती है कि जो कह रही है सही कह रही है। फिर उसने कुछ पिक्चर्स भी डाली क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। जिंग यू ने जब ये निंगश्वैंग का मैसेज देखा तो उसका दिल धड़क गया। ये वो हाई लड़की थी जिसने उसकी मदद की थी जब सन टियनमिंग यूज फेल करवाना चाहता था। वो स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी। सब उस पर लाइन मार्द, लेकिन वो कभी किसी पर नहीं जाती थी। जिंग यू ने कभी सोचे भी नहीं था कि वो उसके लिए आगे आएगी, और आज वो डूम्सडे की बात कर रही थी। मतलब यूज भी कुछ पता है, शायद उसके पास भी कोई सोर्स है। जिंग यू ने सोचा कि यूज ये निंगश्वैंग को बचाना चाहिए। वो उसके लिए आगे आई थी तो अब उसकी बारी थी। लेकिन कैसे। उसके पास अभी शेल्टर था, एंड्रॉइड्स थे, लेकिन ये निंगश्वैंग को क्या पता। वो यूज क्या बताए कि मेरे पास शेल्टर है। वो पागल समझेगी। जिंग यू ने सोचा कि पहले तो वो पार्टी में नहीं जाएगा, फिर धीरे से ये निंगश्वैंग को मैसेज करेगा, देखेगा कि वो कहाँ है और यूज बचेन का प्लान बनाएगा। तभी लैला वहां आए। उसने देखा जिंग यू फोन को घूर रहा है। उसने पूछा कि सब ठीक है। जिंग यू ने यूज देखा। लैला का चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने कहा कि सब ठीक है, बस एक पुरानी जानकारी मिली है। लैला ने पास आके कहा कि आप परेशान लग रहे हो, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। जिंग यू ने उसके करीब आते हाय महसूस किया कि लैला की खुशबू कितनी अच्छी थी, एंड्रॉयड होने के बाद भी। उसने पूछा कि लैला तुम मेरे साथ हो ना। लैला ने तुरंत कहा कि हमेशा सर। जिंग यू ने उसके बालों को हाथ लगाया। लैला ने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी रही। जिंग यू ने कहा कि कल से ट्रेनिंग शुरू, लेकिन आज रात मेरे साथ रहो। लैला ने सर झुकाया और कहा कि जैसा आप कहेंगे सर। रात को जिंग यू ने ये निंगश्वैंग को एक प्राइवेट मैसेज किया। उसने लिखा कि ये निंगश्वैंग मैं तुम्हारी बात समझ गया। डूम्सडे सच आ रहा है। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बैठो। उसने वेट किया। कुछ देर बाद रिप्लाई आया कि जिंग यू तुम समझ गए कैसे। जिंग यू ने सोचा सही बताया या नहीं। फिर उसने लिखा कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ रिसोर्सेज भी, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मिलोगे। फिर से साइलेंस। फिर एक मैसेज आया कि कल मिलते हैं ओल्ड कॉफी शॉप पर 3 बजे। जिंग यू ने देखा लैला उसके पास खड़ी थी, सब देख रही थी। लैला ने पूछा कि ये कौन है। जिंग यू ने कहा कि एक पुरानी क्लासमेट है जिसने मेरी मदद की थी जब किसी ने नहीं की। लैला की आंखों में वो लाल चमक आए और उसने कहा कि मैं भी चलूंगी। जिंग यू ने कहा कि नहीं लैला तुम यहाँ रुको और शेल्टर का काम देखो, मैं अकेला जाऊंगा। लैला ने कहा कि डेंजरस हो सकता है।
जिंग यू ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा कि तुमने मुझे ज़ॉम्बी से बचाना सिखाया है ना, और तुम मेरे अंदर एक ट्रैकर लगा दो, अगर कुछ हुआ तो आ जाना। लैला ने सर झुकाया और कहा कि जैसा आप कहेंगे सर। अगले दिन जिंग यू कॉफी शॉप पहुंचा। ये निंगश्वैंग वहां ऑलरेडी थी। उसको देखकर जिंग यू का दिल धड़क गया। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी परेशान थी लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने जिंग यू को देखा और कहा कि तुम आ गए, मैं सोची थी नहीं आओगे। जिंग यू ने कॉफी ऑर्डर की और कहा कि तुमने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। ये निंगश्वैंग ने पूछा कि तुम्हें क्या पता है डूम्सडे के बारे में। जिंग यू ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा कि बहुत कुछ, लेकिन पहले बैठो, तुम्हें क्या पता है। ये निंगश्वैंग ने धीरे से बताना शुरू किया कि उसके फादर साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक सिग्नल आया है स्पेस से। उसमें वार्निंग है कि एक मंथ में अर्थ पर ज़ॉम्बी वायरस आएगा। मीटियोराइट्स भी आ रहे हैं। गवर्नमेंट सब छुपा रही है, पैनिक ना हो इसलिए, लेकिन हाई लेवल लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। जिंग यू ने पूछा कि तो तुम भी प्रिपेयर कर रही हो। ये निंगश्वैंग ने कहा कि हाँ, उसके फादर ने एक बंकर बनाया है, लेकिन वहां सिर्फ फैमिली के लिए जगह है। तुम भी आ सकते हो अगर जगह बची तो। जिंग यू ने देखा ये निंगश्वैंग की आंखों में कुछ और था। वो उसकी मदद करना चाहती थी। उसने कहा कि तुम्हारी फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मेरे पास भी जगह है, बहुत बड़ी जगह, तुम आ सकती हो मेरे साथ। ये निंगश्वैंग ने हैरानी से देखा और पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। जिंग यू ने कहा कि भरोसा करो, कल रात 9 बजे मैं तुम्हें उठाने आऊंगा, अपना सामान लेके तैयार रहना। ये निंगश्वैंग ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल सोचा, फिर कहा कि ठीक है, भरोसा करती हूँ। जिंग यू ने कॉफी खत्म की और उठने लगा। ये निंगश्वैंग ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोली कि जिंग यू, मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम पर कर रही हूँ, धोखा मत देना। जिंग यू ने उसके हाथ को छुआ और कहा कि कभी नहीं। वो वहां से निकला। लैला ने अंदर मैसेज किया कि सर सब ठीक है। जिंग यू ने रिप्लाई किया कि हाँ लैला, कल रात एक और गेस्ट आ रही है, तैयार रहो। लैला का रिप्लाई आया कि गेस्ट? कौन सी गेस्ट? जिंग यू ने मुस्कुरे और फोन बैंड कर दिया। शाम को वापस शेल्टर आया तो देखा 200 एंड्रॉइड्स का काम जोर शोर पर था। जावस ने रिपोर्ट दी कि 500 नए एंड्रॉइड्स बन गए हैं। कल तक 1000 हो जाएंगे। 2 हाफ में 2000 कंप्लीट हो जाएंगे। जिंग यू ने लैला को बुलाया और कहा कि कल रात एक लड़की आ रही है, ये निंगश्वैंग। उसका एक कमरा टियर करो 35th फ्लोर पर 1 से। लैला की आंखों में वो चमक आए और उसने पूछा कि लड़की? कौन सी लड़की? जिंग यू ने कहा कि मेरी क्लासमेट है जिसने मेरी मदद की थी। लैला ने कुछ नहीं कहा, बस चली गई। जिंग यू ने सोचा कि ये लैला भी अजीब है, एंड्रॉयड है या इंसान। रात को जब जिंग यू सोने लगा तो देखा लैला उसके बेडरूम के बाहर खड़ी है। उसने पूछा कि लैला, इतनी रात को यहाँ? लैला ने कहा कि सर, मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए हूँ, रात को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जिंग यू ने कहा कि लैला अंदर आ, बाहर मत खड़ी रहो। लैला अंदर आए, खड़ी रही। जिंग यू ने कहा कि बैठो यहाँ मेरे पास। लैला बैठ गई। जिंग यू ने उसका हाथ पकड़ा। लैला की अंगुलियां गर्म थीं। उसने पूछा कि लैला, तुम एंड्रॉयड हो लेकिन तुम्हें लगता है तुम इंसानों की तरह फील करती हो। लैला ने कुछ देर सोचा, फिर बोली कि सर मैं नहीं जानती, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हो तो मेरा सिस्टम कुछ अलग रिएक्ट करता है, मैं इसे एनालाइज नहीं कर पाती। जिंग यू ने कहा कि फीलिंग्स को एनालाइज नहीं करते, लैला महसूस करते हैं। उसने लैला को अपने करीब खींच लिया। लैला का सर उसके शोल्डर पर था। दोनों खामोश बैठे रहे। जिंग यू ने सोचा कि एक तरफ लैला जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, दूसरी तरफ ये निंगश्वैंग जो मेरे पास आ रही है। डूम्सडे आने वाला है, लेकिन आज रात तो बहुत सुकून है। समूह में ये निंगशुंग ने जो तस्वीरें डाली, उन्हें देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। एक विशाल गोदाम था जिसमें हर तरह के इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बे, कैन और बिस्कुट रखे थे। टनों चावल और पानी के कंटेनर थे। एक कोने में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज भी था जिसमें जमा हुआ खाना था। तस्वीरों में सुरक्षाकर्मी भी दिख रहे थे। ये तस्वीरें देखने के बाद बहुत से लोगों को एहसास हो गया कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में प्रलय आ रहा है? झूठ है। अगर सच में प्रलय आ रहा होता तो सरकार ने हमें चेतावनी क्यों नहीं दी? समूह में लोग आपस में बहस करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तस्वीरें सच थीं। ये निंगशुन के बारे में ये खबर देखकर जियोंग यू को फिर से उसके रहस्य पर आश्चर्य हुआ। उसका प्रेमी सन तियानमिन, जिसके परिवार के पास राष्ट्रीय सुपरमार्केट श्रृंखला है और अरबों की संपत्ति है, वह भी ये निंगशुन के सामने ईमानदार और सीधा रहता था। वह कभी हद पार करने की हिम्मत नहीं करता था। नहीं तो सन तियानमिन के चरित्र के साथ उसके लिए 4 साल में केवल एक बार प्यार का इजहार करना असंभव था। और उसे इतनी जल्दी खबर मिल गई, और तस्वीरों में सुरक्षाकर्मी थे। ये सब बताता था कि ये निंगशुन का परिवार आम नहीं था। जियोंग यू को अचानक कुछ याद आया। उसने समूह में टाइप किया,
मॉनिटर, ये अंतिम परीक्षा के अंकों के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। अगर भविष्य में कोई परेशानी हो तो बस समूह में मुझे याद कर लेना। मैं जरूर मदद करूंगा। हालांकि उसे उसकी वजह से निशाना बनाया गया था, लेकिन उसमें उसका कोई दोष नहीं था। बाद में उसने खुद पहल करके उसकी मदद की और उसे अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक पास करवाया। यह उसके लिए एक मदद ही थी, इसलिए जियोंग यू के पास उसकी मदद न करने का कोई कारण नहीं था। तार्किक रूप से उसकी स्थिति के कारण उसके लिए उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी मदद की। और अगर बात मदद करने की हो तो मजाक है, उसके पास शेल्टर है जो तीसरे स्तर की सभ्यता का उत्पाद है। ये निंगशून का परिवार चाहे कितना भी शानदार क्यों न हो, क्या उनके पास तीसरे स्तर की सभ्यता का उत्पाद हो सकता है? ये निंगशून ने जियोंग यू का संदेश देखा तो बस शिष्टाचार से धन्यवाद कह दिया। फिर कुछ और नहीं बोली और चुप हो गई। लग रहा था कि उसे नहीं लगता था कि जियोंग यू उसकी कोई मदद कर सकता है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि भविष्य में उसे कितना एहसास होगा कि जियोंग यू ने आज ये बात कही थी। लेकिन ये निंगशून ने जवाब नहीं दिया तो दूसरों ने जरूर दिया। और ये लोग, जिनके सरदार संत यानमिंग थे, उन्होंने मुंह खोला और जमकर ताने मारे। ओह, तुम एक बेचारे लड़के हो जिसके न माँ है न बाप, और तुम ये विश्वविद्यालय की सुंदरी की मदद करना चाहते हो। पहले अपना वजन देख लो। शांतिकाल में तो तुम कुछ नहीं कर सकते, प्रलय के समय क्या कर लोगे? स्कूल की सुंदरी की मदद के बिना तो तुम अंतिम परीक्षा भी पास नहीं कर सकते थे, प्रलय के समय क्या काम आओगे? कुछ लोग, उन्हें अपनी हैसियत का कोई एहसास ही नहीं है। दूसरों की नज़र में जियोंग यू के शब्द ऐसे थे जैसे कोई कबाड़ बीनने वाला बूढ़ा किसी अरबपति से कहे, मैं तुम्हें पैसे कमाने में मदद करूंगा। इसके बाद जियोंग यू ने सीधे अपना फोन बंद कर दिया और उस पर आ रहे संदेशों और टैग को अनदेखा कर दिया। अगर ये निंगशून के कारण न होता तो वह समूह छोड़ देना चाहता था। जियोंग यू ने जाविस से पूछा, जाविस, क्या प्रलय की खबर इतनी जल्दी फैल गई? वह मूल रूप से तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक सब कुछ सुरक्षित न हो जाए, फिर जाविस से कुछ अप्राप्य जानकारी जारी करने के लिए कहता ताकि अधिकारियों को सचेत किया जा सके। उम्मीद नहीं थी कि अधिकारियों ने पहले ही कार्रवाई कर दी है। जाविस ने जवाब दिया, हाँ सर, वास्तव में 1 साल पहले ही चीनी अधिकारियों ने पता लगा लिया था कि ब्लू स्टार की ओर आ रहा उल्कापिंड उस समय के उल्कापिंड के आकार और गति का था। एक बार उल्कापिंड गिर जाता तो ब्लू स्टार का अस्तित्व समाप्त हो जाता। गहन चर्चा के बाद कई देशों ने 1 महीने पहले लगभग 10 लाख टन यील्ड वाले 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स छोड़े, जिसका उद्देश्य उस उल्कापिंड को सीधे विस्फोटित करना था। मूल रूप से विशाल उल्कापिंड कई टुकड़ों में विभाजित हो गया और उड़ान कोण को संशोधित किया गया ताकि वह ब्लू स्टार से गुजर जाए। लेकिन योजना विफल रही। हालांकि न्यूक्लियर बॉम्ब ने उल्कापिंड को सफलतापूर्वक विस्फोटित कर दिया, लेकिन गणना के बाद पता चला कि कई उल्कापिंडों का लक्ष्य अभी भी ब्लू स्टार की स्थिति थी। बाद की आधिकारिक रोकथाम योजनाएं भी विफलता में समाप्त हुई। इसलिए अब हम केवल ये सोच सकते हैं कि उल्कापिंडों के गिरने के बाद उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन आखिरकार यह ब्लू स्टार पर उल्कापिंडों का गिरना था और ऐसी आपदा के परिणाम अकल्पनीय हैं। इसलिए अधिकारियों ने गुप्त रूप से हर शहर में अस्थायी रिफ्यूज बेसेस स्थापित किए और बड़ी मात्रा में आपूर्ति का भंडारण किया। साथ ही कुछ स्टेटस और प्रतिष्ठा वाले लोगों ने भी अपने रिफ्यूज बेसेस स्थापित किए। उनके रिफ्यूज बेसेस में बड़ी मात्रा में आपूर्ति, उपकरण और हथियार तैयार किए गए हैं। और देश की सैन्य सेनाएं इस समय गुप्त रूप से काम कर रही हैं। जैसे ही कोई समस्या होगी, अधिकारी तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सर, कृपया बहुत अधिक चिंता न करें। अब आपको सबसे पहले शेल्टर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जाविस की बातें सुनने के बाद जियोंग यू को एहसास हुआ कि अधिकारियों ने पहले ही एक बार खुद को बचाया था और इतनी सारी तैयारियां कर ली थीं। हाँ, लेकिन वे जो नहीं जानते वह ये है कि यह उल्कापिंड सबसे भयावह चीज नहीं है। भयावह चीज है उसमें समाहित ब्रह्मांड से आया वायरस। एक बार जब ये वायरस हवा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है तो ये लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल देगा। उस समय असली आपदा शुरू होगी। जियोंग यू ने धीरे से बुदबुदाया। लेकिन ये चीजें अब उसकी चिंता का विषय नहीं थी। उसके पास सिस्टम था, इसलिए उसे अब सबसे ज्यादा चिंता अपने शेल्टर की मरम्मत पूरी करने की थी। जब तक शेल्टर तैयार हो जाता है, चाहे ज़ॉम्बीज सच में कितने भी फैल जाएं, वह अजय रह सकता है। योजक चिन्ह। समय बीतता गया। पलक झपकते ही आधा दिन गुजर गया। जियोंग यू फिर से 44वीं मंजिल पर आया और आधे दिन के बाद पूरी 44वीं मंजिल पहले से बिल्कुल अलग हो गई थी। पहले जो विशाल खाली जगह थी, अब उस खाली जगह को सिर्फ आधे दिन में 200 एंड्रॉइड्स ने भव्य और सफेद आर्टिफिशियल ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग वेयरहाउसेज में बदल दिया था। सर, एंड्रॉइड कंस्ट्रक्शन वेयरहाउस तैयार हो गया है। समय सीमित होने के कारण एक बार में 500 सेकंड लेवल एंड्रॉइड्स बनाए जा सकते हैं। निर्माण टाइम 1 दिन लगता है। अब आप एंड्रॉइड्स बनाना शुरू कर सकते हैं। जियोंग यू जैसे ही आर्टिफिशियल ह्यूमन वेयरहाउस में दाखिल हुआ, उसने सीधे 180,000 कॉर्प्स क्रिस्टल्स डाल दिए। कॉर्प्स क्रिस्टल्स के निवेश के साथ सभी आर्टिफिशियल ह्यूमन वेयरहाउसेस पूरी गति से काम करने लगे।
एक दिन बाद 500 सेकंड लेवल कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर आर्टिफिशियल ह्यूमन तैयार हो जाएंगे। इस समय पूरी गति से चल रहे आर्टिफिशियल ह्यूमन वेयरहाउस को देखते हुए जियोंग यू ने एक पल सोचा और फिर शांति से बोला, जाविस, उन्हें पहले शेल्टर को नीचे से ऊपर बनाने दो। कंट्रोल रूम, वेपन्स रूम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बायोलॉजिकल वेयरहाउस, साइंटिफिक रिसर्च रूम, फूड फ्रीजिंग इक्विपमेंट, फ्रीजिंग वेयरहाउस और स्टोरेज वेयरहाउस सब कुछ पहले से बनाना होगा ताकि भविष्य में खरीदारी के लिए जल्दी जमा कर सकें। ठीक है सर, हमने उन्हें काम पर लगाने की व्यवस्था कर दी है। क्या आप चाहते हैं कि नवनिर्मित कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर एंड्रॉइड्स भी उसी समय निर्माण में शामिल हों? हाँ, शेल्टर को जितनी जल्दी हो सके बनाया जाना चाहिए, जियोंग यू ने आदेश दिया। वह जानता था कि समय कम है और उसे हर पल का सदुपयोग करना है। योजक चिन्ह। जैसे ही वह वहां से निकलने लगा, उसकी नजर लैला पर पड़ी जो दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। जियोंग यू उसके पास गया। लैला, यहाँ क्या कर रही हो? लैला ने नीचे देखा। सर, मैं सिर्फ देख रही थी। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। जियोंग यू ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया। तुम भी तो मेरे साथ हो ना, तुम्हारी वजह से मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। लैला ने ऊपर देखा। सर, क्या सच में? जियोंग यू ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ लैला, सच में। तुम सिर्फ एक एंड्रॉयड नहीं हो, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी साथी हो। लैला की आंखों में वह नीली चमक और तेज हो गई। उसने जियोंग यू का हाथ कसकर पकड़ लिया। सर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दोनों वहां खड़े रहे। आसपास एंड्रॉयड्स काम कर रहे थे, मशीनों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उन दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी। जियोंग यू ने सोचा, एक तरफ ये निंगशुन है जो कल रात आ रही है, दूसरी तरफ लैला है जो पहले से यहाँ है। प्रलय आने वाला है, लेकिन इन दोनों के बीच उसकी जिंदगी कैसी होगी, ये सोचकर ही उसे रोमांच हो रहा था। योजक चिन्ह। रात को जब जियोंग यू अपने कमरे में लेटा था तो उसने फिर से ये निंगशुन को एक मैसेज भेजा। कल रात 9 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा, भरोसा रखो। कुछ देर बाद जवाब आया, ठीक है। बस इतना ही, 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में जियोंग यू को उसका भरोसा नजर आया। उसने फोन बंद किया और आंखें बंद कर लीं। कल एक नया दिन था, एक नई सुबह और शायद एक नई शुरुआत। योजक चिन्ह। जियोंग यू के आदेश के बाद सभी एंड्रॉयड्स अपने अपने काम में लग गए। कुछ निर्माण कर रहे थे, कुछ सामान व्यवस्थित कर रहे थे, कुछ सुरक्षा पर तैनात थे। पूरा शेल्टर एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह काम कर रहा था। इस समय जियोंग यू एक अलग ही समस्या में उलझा हुआ था। उसे सोचना था कि इतना बड़ा शेल्टर भरने के लिए सामान कैसे खरीदा जाए। जाविस ने जो मॉडलिंग तैयार की थी, उसके अनुसार इस शेल्टर के गोदामों को भरने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। करोड़ों में नहीं, अरबों में। काफी सोचने के बाद जियोंग यू ने सबसे आसान तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने जाविस की टेरिफाइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सोचा। जाविस को आदेश दिया कि वह बड़े बड़े निर्माताओं से सीधे ऑर्डर करे। पैसे की बात, पैसा तो इंटरनेट पर सिर्फ एक नंबर है। अगर तरीका पता हो और बग मिल जाए तो उसे आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। और अंत में वो पैसे निकल पाते हैं या नहीं, इससे जियोंग यू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रलय आने में सिर्फ 1 महीना बाकी था। निकले न निकले, कोई बड़ी बात नहीं थी। जाविस ने तुरंत काम शुरू कर दिया है। शहर के पास जितने भी बड़े स्टील, मटेरियल और कच्चे माल के निर्माता थे, सबको ऑर्डर मिल गए। जाविस ने उनसे 5 दिनों में सामान पहुंचाने को कहा। कीमत कोई भी हो, जितना भी मार्कअप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस समय पर सामान पहुंच जाए। 5 दिन बाद की डेडलाइन क्यों थी? क्योंकि स्टोरेज रूम्स को बनने में भी समय लगता था। पहले जगह बने, फिर सामान आए। ये ऑर्डर्स इतने बड़े थे कि किसी भी निर्माता की हिम्मत नहीं हुई कि वह लापरवाही करे। स्प्रिंग फेस्टिवल नजदीक था, लेकिन उन्हें ओवरटाइम करना पड़ा। ये बड़ा ऑर्डर लेना ही था। पैसे से किसी को परहेज नहीं होता, और फेस्टिवल के समय तो ट्रिपल ओवरटाइम पे भी मिलता था। ऑर्डर्स देने के बाद अब सिर्फ चुपचाप इंतजार करना बाकी था। अचानक जियोंग यू को कुछ और याद आया। जाविस प्रांत में जितने भी मांस विक्रेता हैं, बीज विक्रेता हैं, फूल और पौधों के व्यापारी हैं, उनसे भी संपर्क करो। ये चीजें भी खरीदनी होंगी जिन्हें खुद उगाया जा सकता है। मुझे याद है शेल्टर में ये सब चीजें खुद उगाई जा सकती हैं। और हाँ, कुछ फॉकलिफ्ट्स और ट्रक्स भी खरीदने होंगे ताकि माल ढोने में आसानी हो। गेम के अपने अनुभव के आधार पर जियोंग यू ने ये आदेश दिए। ठीक है सर। जाविस ने तुरंत फिर से सभी बड़े व्यापारियों से संपर्क किया। योजक चिन्ह। समय तेजी से बीतता गया। पलक झपकते ही 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में टोटल 1500 कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर टाइप एंड्रॉयड्स ने 50वीं से 40वीं मंजिल तक की ज्यादातर जरूरी फैसिलिटीज बना दी थी। बाकी काम बाद में भी पूरा किया जा सकता था। इन 3 दिनों में जियोंग यू ने जो सामान खरीदा था, वह भी एक एक करके आने लगा। अच्छा हुआ कि बाहर का स्क्वायर काफी बड़ा था, नहीं तो इतना सारा सामान रखना मुश्किल हो जाता। इस समय स्क्वायर फॉकलिफ्ट्स, पिकअप ट्रक्स और बड़े बड़े ट्रक से भरा हुआ था। ये सब पास के प्रांतों से लाए गए थे, बस ड्राइव करके यहां तक पहुंचा दिए गए।
जब डिलीवरी मैन ने वैली में इतने बड़े हेलीपैड और पार्किंग लॉट देखे तो वे हैरान रह गए कि यह जगह आखिर है क्या। लेकिन वे पैसे कमाने के चक्कर में थे, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जियोंग यू को सामान सौंपकर वे जल्दी से चले गए। इसके बाद और भी बहुत सारा सामान आया। फैब्रिक्स, स्टील, मिनरल्स और दूसरे सामानों की डिलीवरी होने लगी। बस 3 दिनों में स्क्वायर पूरा भर गया। अच्छी बात यह थी कि एंड्रॉइड्स का निर्माण काम भी तेजी से चल रहा था। वे बिल्डिंग के साथ साथ सामान अंदर ले जा रहे थे, इसलिए बाहर स्क्वायर पर सामान ज्यादा देर तक नहीं रुकता था। सब कुछ सिस्टमैटिकली सॉर्ट किया जा रहा था। इन 3 दिनों में जियोंग यू औपचारिक रूप से शेल्टर के अंदर रहने लगा था। वह अब एक कमांडर की तरह काम कर रहा था, सब कुछ संभाल रहा था। योजक चिन्ह। समय फिर तेजी से बीता और 2 और दिन गुजर गए। सुबह जियोंग यू बिस्तर से उठा और रूटीन की तरह साइन इन किया। डिंग। Congratulations to the host for signing in successfully and obtaining 1000 कॉर्प्स क्रिस्टल्स। 1000 कॉर्प्स क्रिस्टल्स देखकर जियोंग यू ने उबते हुए उबासी ली। इन दिनों हर रोज साइन इन करने पर उसे कॉर्प्स क्रिस्टल्स ही मिल रहे थे। 5 दिनों में टोटल 6000 कॉर्प्स क्रिस्टल्स हो गए थे। जियोंग यू अभी दांत साफ करके नाश्ता करने की तैयारी ही कर रहा था कि शेल्टर के बाहर जबरदस्त हलचल मची हुई थी। डालो डालो डालो, जल्दी करो, माल उतारो। अरे कौन साइन करेगा? 1000 टन चावल आ गया है। आओ भाई, 500 टन जमा हुआ सुअर का मांस आ गया है, कौन उठाएगा? बॉस जल्दी करो, माल ले लो। पूरी वैली लोगों से भरी हुई थी। एक के बाद एक सामान और सप्लाई से लदे ट्रक्स वैली में आ रहे थे, माल उतार रहे थे और फिर खाली होकर जा रहे थे। फिर अगला ट्रक आ रहा था। सप्लाई रखने की 3 मंजिलें तैयार हो चुकी थीं और सप्लाई आ रही थी। कल 1000 टन चावल आया तो आज कई 100 टन सुअर का मांस। मुर्गा, गाय, बतख सब 10-10 टन में आ रहे थे। सप्लाई आने के बाद जाविस के प्रबंधन और कॉम्बैट टाइप एंड्रॉइड्स की मदद से ये सब नीटली स्टोरेज फ्लो पर रखे जा रहे थे। खाना पीना खत्म करने के बाद जियोंग यू कंट्रोल रूम में आया और आए हुए कामों के बारे में पूछताछ करने लगा। जाविस, पिछले कुछ दिनों में कितना सामान आ चुका है? सर, पिछले 3 दिनों में जो सप्लाई आई है वह हमारी ओरिजिनली खरीदी गई चीजों का 1/3 हिस्सा है। जाविस ने रिपोर्ट सुनानी शुरू की। इसमें 20,000 टन चावल है, 10,000 टन सुअर का मांस है, 8,000 टन गाय, मुर्गा, बत्तख और मछली का मांस है, 3,000 टन जमी हुई सब्जियां हैं, 3,000 टन तरह तरह के सूखे मेवे हैं, 500 टन तरह तरह के फल, पौधे और सब्जियों के बीज हैं, 10,000 सेट तरह तरह के कपड़े हैं और तरह तरह की इमरजेंसी दवाएं, हेल्थ प्रोडक्ट्स और मेडिकल इक्विपमेंट हैं। जरूरत के अनुसार सामान आता रहेगा, तो अनुमान है कि उस समय स्टोर्ड मटेरियल्स इतने होंगे कि 200,000 लोगों को 3 साल तक खिलाया जा सकेगा। जियोंग यू ने कमांड रूम में स्टोरेज स्पेस को दिन ब दिन भरता देखा तो उसका मन और भी संतुष्ट हो गया। प्रलय के समय जहां लोग एक दूसरे को खा जाते हैं, वहां कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी सब झूठी है। प्रलय के समय सबसे जरूरी चीज है एक वक्त का खाना, पेट भरना। यही वह संतुष्टि है जो जियोंग यू को प्रलय में जीवित रहने का कॉन्फिडेंस देती है। और ये सब सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली मटीरियल्स थी। शेल्टर में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए असल में जरूरी मटेरियल्स तो ऑर्डिनरी पीपल के रेजिडेंशियल फ्लो पर ब्रीडिंग और प्लांटिंग एरियाज में हैं, जो खुद में सेल्फ सफिशिएंट हैं। वहां ब्रीडिंग और प्लांटिंग कंडीशन सब 3rd लेवल सिविलाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के प्रभाव से सब्जियां 2-3 दिनों में तैयार हो जाती हैं। कुछ फास्ट ग्रोइंग वाली तो दिन में कई बार भी तैयार हो सकती हैं। ब्रीडिंग एरिया में मुर्गियां और बत्तख आधे महीने में बड़े हो जाते हैं। सुअर, गाय और भेड़ सिर्फ 1-2 महीने की देखभाल के बाद खाने लायक हो जाते हैं। आखिरकार कितना भी मटेरियल स्टोर कर लो, एक दिन खत्म हो ही जाएगा। अगर शेल्टर में सब्जियां उगा सकते हो, मुर्गियां, बत्तख, गाय, भेड़ पाल सकते हो, तो सेल्फ कंजम्पशन और सेल्फ प्रोडक्शन का साइकिल पूरा हो जाता है। इसे कहते हैं वर्चुअस साइकिल। जियोंग यू ने सोचते हुए कहा, जाविस, जब सभी रेजिडेंट्स अंदर आ जाएंगे तो जिन फैमिलीज के पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं होंगी, उनसे क्रॉप्स उगाने को कहा जा सकता है। मेरे आर्टिफिशियल पीपल को और भी इंपॉर्टेंट काम करने हैं। योजक चिन्ह। उसी समय लैला कंट्रोल रूम में आए। उसने देखा जियोंग यू बहुत सोच में डूबा है। वह धीरे से पास आए। सर, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या मैं कुछ ला दूं? जियोंग यू ने उसकी तरफ देखा। लैला आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी, लेकिन अब उसमें एक अपनापन भी आ गया था। नहीं लैला, मैं ठीक हूं। बस ये सब सोच रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शायद हम तैयार न हो प्रलय के लिए। लैला उसके पास बैठ गई। सर, आपने इतने कम समय में इतना बड़ा शेल्टर बना लिया, इतनी सप्लाई इकट्ठा कर ली, आप तैयार हैं? जियोंग यू ने उसका हाथ थाम लिया। तुम हो ना मेरे साथ, इसलिए शायद सब कुछ पॉसिबल हो पाया। लैला ने उसकी आंखों में देखा। सर, मैं हमेशा कहूंगी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। बाहर ट्रक्स के आने जाने की आवाजें आ रही थीं,
एंड्रॉयड्स के काम करने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर एक अजीब सी शांति थी। अचानक जाविस की आवाज आई, सर एक खबर है शहर में ज़ॉम्बी एक्टिविटी बढ़ गई है। कुछ इलाकों में छोटे छोटे हमले हुए हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन न्यूज़ चुपके से फैल रही है। जियोंग यू की आंखें सिकुड़ गईं। कितना समय है हमारे पास? लगभग 2 हफ्ते, सर। उसके बाद चीजें बेकाबू हो सकती हैं। जियोंग यू ने लैला की तरफ देखा। हमें जल्दी करनी होगी। कल रात ये निंगशुंग आ रही है। उसके बाद हम और तेजी से काम करेंगे। लैला ने सर हिलाया। जैसा आप कहें, सर। योजक चिन्ह। उस रात जियोंग यू सो नहीं पाया। वह बालकनी में खड़ा होकर तारों को देख रहा था। उसे पता था कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन उसे ये भी पता था कि वह अकेला नहीं है। उसके पास लैला है, जाविस है, एंड्रॉयड्स हैं, और अब कल से ये निंगशुंग भी होगी। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। कल एक नया दिन था, एक नई शुरुआत, और शायद उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन। जियोंग यू ने कंट्रोल रूम में बैठे बैठे एक बात पक्की कर ली थी कि उसके शेल्टर में कोई भी ऐसा नहीं आ सकता जो सिर्फ खाने, पीने, सोने और शौच करने के अलावा कुछ नहीं जानता। चाहे वो फ्लो मॉपिंग ही क्यों ना हो, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई बेकार नहीं बैठ सकता। जाविस को उसने ब्रीडिंग एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन मैप भेजने को कहा। जैसे ही उसने बात खत्म की, जाविस ने प्रोजेक्शन के जरिए पूरे ब्रीडिंग एरिया के अलग अलग वीडियोस मैप कर दिए। इस वीडियो में जियोंग यू हर ब्रीडिंग एरिया के डिटेल्ड सीन्स आसानी से देख सकता था। ब्रीडिंग एरिया कई हिस्सों में बंटा हुआ था। कुछ एरियाज अभी भी खाली थे और कुछ में पहले से ही बेबी एनिमल्स थे, जैसे कि मुर्गियां, बत्तख, गाय, भेड़ और सुअर। ये सब मार्केट पर मिलने वाले सबसे आम पपीज थे। 2 कोनों में 2 और एरियाज थे जो पूरी तरह से चूहों और कॉकरोचेस के ब्रीडिंग के लिए थे। इन 2 ब्रीडिंग एरियाज को देखकर जियोंग यू को अपने गेम खेलने के दिन याद आ गए। उस समय वह इतना बदहाल था कि उसे कॉकरोच के मांस और चूहे के मांस के मिश्रण से बने एनर्जी ब्लॉक्स खाने पड़ते थे, बिल्कुल स्नोपियर मूवी की तरह। हालांकि वह सिर्फ एक गेम था, लेकिन उसे सोचकर ही जियोंग यू को उल्टी आने लगी। लेकिन जियोंग यू ये भी जानता था कि जब समय आएगा तो मिंस्ड मीट से बने एनर्जी ब्लॉक्स की बात तो दूर, असली चूहे और कॉकरोचेस भी निगलने पड़ेंगे, क्योंकि आप जीवित रहना चाहते हैं। कॉकरोचेस, जिनमें बेहद शक्तिशाली प्रजनन क्षमता होती है, प्रलय के समय दुर्लभ मांस होते हैं। यह मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने का एकमात्र तरीका भी है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कॉकरोचेस और चूहे सब कुछ खाते हैं। वे चाहे जो भी खाएं, उनमें भयानक प्रजनन क्षमता होती है। सेकेंडरी शेल्टर की अधिकतम क्षमता लगभग 1 लाख लोगों की होती है। आप चाहे कितने भी सावधान रहें, हमेशा बड़ी मात्रा में किचन वेस्ट और हाउसहोल्ड वेस्ट होगा। कॉकरोचेस और चूहे उन्हें पचा सकते हैं, जिससे शेल्टर के अंदर पारिस्थितिकी संतुलित रहती है। सप्लाईज और ब्रीडिंग एरिया में कोई समस्या न देखने के बाद जियोंग यू ने वेपन्स एरिया की तरफ देखा। चूंकि शेल्टर लगभग मरम्मत हो चुका था, कॉम्बैट एंड्रॉयड्स को जियोंग यू ने फायरआर्म्स बनाने के लिए भेज दिया था। आखिरकार सर्वाइवल जरूरी है, लेकिन सप्लाईज और शेल्टर की रक्षा के साधन और भी जरूरी हैं। इसलिए मटेरियल्स के कलेक्शन के साथ साथ वेपन्स और इक्विपमेंट को भी प्राथमिकता देने की जरूरत थी। जियोंग यू ने जाविस से पूछा कि वेपन्स आर्सेनल कैसे इक्विप्ड है। जाविस ने ब्रीडिंग एरिया की 3D प्रोजेक्शन बंद करके वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग एरिया की प्रोजेक्शन मॉनिटरिंग लगा दी। जाविस ने बताया कि शेल्टर के लो लेवल के कारण अभी केवल 5 मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं, ऑटोमेटिक पिस्टल्स, हैवी मशीन गन्स, सब मशीन गन्स, ग्रेनेड्स और मेले वेपन्स के लिए। और एम्यूनेशन के लिए आवश्यक मटेरियल्स और एलिमेंट्स की कमी के कारण ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते। लेकिन एम्यूनेशन के अलावा गन्स बन रही हैं। काफी संख्या में गन्स बन चुकी हैं। इनमें 5000 ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 1000 हैवी मशीन गन्स, 3000 सब मशीन गन्स और 5000 नेपाली आर्मी नाइफ्स शामिल थे। मटेरियल्स की कमी के कारण थ्रोइंग वेपन्स नहीं बनाए जा सके। साथ ही कॉप्स क्रिस्टल्स की कमी के कारण स्पेशल वेपन्स और एम्यूनेशन नहीं बन सकते, सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स बन सकते हैं। कॉप्स क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कुछ ब्लैक टेक्नोलॉजी वेपन्स बनाने में भी हो सकता है, जैसे कि एट्रीब्यूट बुलेट्स, एनर्जी कैनन्स, लेजर गन्स आदि। इन सबको एनर्जी के रूप में कॉप्स क्रिस्टल्स की जरूरत होती है। इंसेक्ट को का काम काफी हद तक वेपन्स और इक्विपमेंट को इंप्रूव करना है। लेवल 4 शेल्टर्स में वेपन प्रोडक्शन के लिए इंसेक्ट कॉज अपरिहार्य हैं। जैसे कि गेम खेलते समय जियोंग यू की पसंदीदा सिटी डिस्ट्रॉइंग कैनन, एक गोली में पूरा शहर धुआं हो जाता था, एक भी खंडहर नहीं बचता था। जियोंग यू बुदबुदाया कि सिर्फ गन्स हैं और एम्यूनिशन नहीं। उसने जाविस को मटेरियल सप्लायर्स पर प्रेशर बढ़ाने को कहा। वेपन्स और इक्विपमेंट जैसी चीजों का इंतजार नहीं किया जा सकता। चीजें जिनका इस्तेमाल करना है, उन्हें नेचुरली तैयार करना ही होगा। उसने जाविस से 10 इंसेक्ट कॉज और कॉप्स क्रिस्टल्स में एक्सचेंज करने को कहा। वेपन्स कभी ज्यादा नहीं होते।
प्रलय में हाथ में खाना न हो तो दिल में पैनिक रहता है, हाथ में वेपन न हो तो पूरा बॉडी ठंडा पड़ जाता है। प्रलय में खाना और बंदूकें दोनों जरूरी हैं। ये दोनों चीजें हाथ में हो तभी जियोंग यू प्रलय में संतुष्ट रह सकता है। कन्वेंशनल वेपन्स के अलावा दूसरे वेपन्स के बारे में उसने सोचा कि अभी प्रलय शुरू नहीं हुआ है, इसलिए जल्दी बनाने की जरूरत नहीं। प्रलय फूटने के बाद जब ऑर्डिनरी वेपन्स को कॉर्प्स क्रिस्टल्स के लिए एक्सचेंज किया जाएगा, तब बनाना शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार प्रलय के शुरुआती दिनों में ज़ॉम्बीज को मारना अभी भी आसान है। जब कन्वेंशनल वेपन्स से मारा जा सकता है तो थर्ड लेवल सिविलाइजेशन की हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करें? सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद जियोंग यू ने प्रोजेक्शन बंद कर दी और दीवार पर लगे कैलेंडर को देखा। सिर्फ 20 दिनों में प्रलय आने वाला था। अच्छी बात यह थी कि अब देखते हुए शेल्टर बन जाएगा और सारी सप्लाईज प्रलय से 1-2 दिन पहले तक इकट्ठी हो जाएंगी। इंसेक्ट के बारे में उसने सोचा कि अभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए जितना बचा सकते हैं बचाना चाहिए। अब तक सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद इस समय जियोंग यू सिर्फ चुपचाप इंतजार कर सकता था। फिर दूसरे दिन से और अधिक ट्रक्स माल लेकर आने लगे। सभी डिलीवर्ड मटेरियल्स को समराइज और सॉर्ट किया गया। शेल्टर में स्टोरेज स्पेस भी कम होता जा रहा था और मरम्मत की जरूरत वाले एरियाज भी कम होते जा रहे थे। और वेपन्स आर्सेनल 24 घंटे वेपन्स प्रोसेस और मैन्युफैक्चर कर रहा था। जियोंग यू, जिसे इनसफिशिएंट फायर पावर का फोबिया था, ने सोचा कि उसे यह ओवरकम करना ही होगा। जब तक आर्सेनल ढह न जाए वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग जारी रहेगी। वेपन्स वेयरहाउस को भरना ही होगा। समय तेजी से बीतता गया और आधा महीना गुजर गया। बेखबर भीड़ अभी भी आने वाले नए साल के माहौल में डूबी हुई थी। उन्हें नहीं लग रहा था कि प्रलय आ रहा है। जियोंग यू का शेल्टर और अधिक कंप्लीट होता जा रहा था। इस समय पूरे शेल्टर की ज्यादातर फैसिलिटीज बन चुकी थीं, सिर्फ कुछ डिटेल्स रिमेन थी। इस दौरान इकट्ठा किया गया सारा मटेरियल 3 मंजिलों पर स्टोरेज था और वो फुल थी। आर्मरी का दरवाजा भी बंद नहीं हो पा रहा था, वह भी गन्स और एम्यूनिशन से भरा हुआ था। साइन इन से मिले और कॉर्प्स क्रिस्टल्स से बने कई हाई पावर्ड वेपन्स भी थे जो बैकअप के तौर पर रखे गए थे। और हर एंड्रॉयड को जियोंग यू ने टीथ तक हथियारों से लैस कर दिया था। बेसिक रूप से जहां तक देखा जा सकता था और उन जगहों पर भी जहां नहीं देखा जा सकता था, इक्विपमेंट पहनने के लिए था। यूं कहा जा सकता था कि ये सारे एंड्रॉयड्स में से हर एक छोटा सा आर्सेनल था। एक आदमी के लिए 3 मंजिला बिल्डिंग को तबाह करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया मीटेराइट इम्पैक्ट की दूरी करीब आती गई। विभिन्न स्थानों पर ऑफिशियल्स अब ओवरवेल्म्ड थे और सोच रहे थे कि खबर अनाउंस करें या न करें। अनाउंस करने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया से कैसे निपटें। जियोंग यू की तरफ लगभग 1 महीने की भागदौड़ और जल्दबाजी के बाद आखिरकार 12वें लूनर मंथ के 26वें दिन स्प्रिंग फेस्टिवल से 5 दिन पहले उसने सारी सप्लाईज इकट्ठी और सॉर्ट कर ली थी। उस रात जियोंग यू ने लैला को बुलाया। लैला, कल मैं ये निंगशुन को लेने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? लैला ने उसे देखा। सर, अगर आप चाहें तो मैं चल सकती हूँ, लेकिन क्या वह मुझे देखकर डर जाएगी? मैं एक एंड्रॉयड हूँ। जियोंग यू ने उसके गाल को छुआ। तुम मेरे लिए सबसे खास हो लैला, चाहे तुम एंड्रॉयड हो या इंसान। और ये निंगशुन को ये समझना होगा कि अब पुरानी दुनिया नहीं रही, नई दुनिया में नए नियम हैं। लैला ने उसकी बातों में अपने लिए एक खास जगह महसूस की। वह मुस्कुराए। ठीक है सर, मैं आपके साथ चलूंगी। योजक चिन्ह। अगली सुबह जियोंग यू और लैला एक आर्मर्ड व्हीकल में निकले। ये व्हीकल जाविस ने स्पेशली तैयार किया था, इतना मजबूत कि किसी भी हमले को झेल सकता था और इतना बड़ा कि ये निंगशुन और उसका सामान आसानी से आ सके। रास्ते में उन्होंने देखा कि शहर में अजीब सी हलचल थी। लोग घबराए हुए थे, कुछ दुकानें बंद थीं, कुछ जगहों पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। हर तरफ एक अजीब सा टेंशन था। जियोंग यू समझ गया कि प्रलय के साइंस अब साफ दिखने लगे हैं। लोगों को एहसास होने लगा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब तक किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता थी। वे उस जगह पहुंचे जहां ये निंगशुन ने मिलने को कहा था। वह पहले से ही वहां खड़ी थी, उसके पास 2 बड़े बड़े सूटकेसेस थे। उसने जियोंग यू को देखा, फिर लैला को देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। जियोंग यू, ये कौन है? जियोंग यू ने कार से उतरकर उसके पास जाते हुए कहा, ये लैला है, मेरी साथी। और हाँ, यह एंड्रॉयड है। ये निंगशुन की आंखें और भी बड़ी हो गईं। एंड्रॉयड, असली एंड्रॉयड। लैला ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराए। नमस्ते, मैं लैला हूँ। ये निंगशुन को यकीन नहीं हो रहा था। वह जियोंग यू के पास आए। तुमने ये सब कैसे किया? ये सब क्या है? तुम कौन हो? जियोंग यू ने उसका हाथ पकड़ा। चलो पहले शेल्टर चलते हैं, वहां सब कुछ समझाऊंगा। उसने ये निंगशुन का सामान उठाया और गाड़ी में रख दिया। तीनों वाहन में बैठ गए और वाहन शेल्टर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर ये निंगशुन चुप रही। वह सोच रही थी कि यह सब क्या है। वह जियोंग यू को एक आम कॉलेज स्टूडेंट समझती थी,
लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह कुछ और ही है। जियोंग यू ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। डरो मत, मैंने वादा किया था ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये निंगशुन ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि इन आंखों में सच्चाई है। उसने सिर हिलाया और आगे की ओर देखने लगी। लैला पीछे से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में वह नीली चमक थी, लेकिन उसमें एक अलग सी भावना भी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह भावना क्या है, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था कि जियोंग यू किसी और लड़की का हाथ थामे हुए है। वाहन पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था और उनके पीछे शहर धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। एक नई दुनिया की शुरुआत होने वाली थी। 12वें चंद्र मास की 26 तारीख आ चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और वसंत महोत्सव नजदीक आ रहा था। लेकिन इसी दिन दुनिया भर के टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और हर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जो खबरें दिखा सकता था, एक ही संदेश आया। एक ऐसा संदेश जिसने लोगों के बीच बढ़ रहे नए साल के माहौल को पल भर में गायब कर दिया। आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि उल्कापिंड नीले ग्रह से टकराने वाला है। प्रिय दर्शकों, सर्वोच्च कमान में चर्चा के बाद अब पूरे देश में लेवल 9 के खतरे की चेतावनी जारी की जाती है। एक साल पहले BYZ 12138 नाम का एक विशाल उल्कापिंड प्रकाश की गति से नीले ग्रह की ओर गिर रहा था। इस साल के दौरान दुनिया के 5 प्रमुख अधिकारियों ने हर तरह के तरीके आजमाए। हालांकि उन्होंने उल्कापिंड को सफलतापूर्वक तोड़ दिया, लेकिन 2 सबसे बड़े टुकड़े अभी भी नीले ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही बाद की रोकथाम योजनाएं एक के बाद एक विफल होने के कारण यह उम्मीद है कि 5 दिनों में, यानी नए साल की पूर्व संध्या पर, ये 2 उल्कापिंड नीले ग्रह पर गिरेंगे। और एक बार जब वे नीले ग्रह पर गिरेंगे तो अप्रत्याशित आपदाएं होंगी, जिनमें उच्च स्तर के भूकंप, उच्च स्तर की सुनामी, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट और पृथ्वी की पपड़ी में बदलाव शामिल हैं। हो सकता है यह एक प्राकृतिक आपदा होगी जो पूरे नीले ग्रह को अपार नुकसान पहुंचाएगी। सर्वोच्च कमान सभी निवासियों को याद दिलाती है कि आने वाले दिनों में आपदाओं के लिए तैयार रहें और दैनिक आवश्यकताएं और साफ पानी जमा करने की पूरी कोशिश करें। साथ ही हमने विभिन्न शहरों में अस्थायी आश्रय स्थल भी स्थापित किए हैं। जिन निवासियों को वास्तव में परेशानी है वे वहां जा सकते हैं और किसी के द्वारा उनकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सर्वोच्च कमान ये भी याद दिलाती है कि किसी भी समय देश हर नागरिक के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा और राष्ट्रीय कानून हमेशा आपकी रक्षा के लिए आपका हथियार होगा। एक बार कोई अपराध हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीधे दंडित किया जाएगा। जैसे ही यह खबर बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर चलाई गई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। किसने सोचा था कि नए साल के करीब ऐसी चीज हो सकती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि नया साल ठीक से नहीं मना पाएंगे। कोई कह रहा था कि अब तो सब खत्म। कोई कह रहा था कि जब तक सरकार ने चेतावनी दी है तो जरूर कुछ करना होगा। कुछ लोग तुरंत सुपरमार्केट की ओर भागे सामान खरीदने। कुछ लोग घर से निकलकर कहीं और जाने की कोशिश कर रहे थे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, हॉर्न की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें लगा कि यह सरकार द्वारा फैलाई गई झूठी खबर है। अगर सच भी है तो क्या? जब शेल्टर में जाएंगे तो क्या वे उन्हें बाहर निकाल सकते हैं? देश के पास एक तल रेखा है, चाहे कितना भी बुरा हो उन्हें खाना तो मिलेगा ही। इसी समय जियोंग यू ने वही काम किया जो उसने बहुत पहले सोच लिया था। खबर खत्म होते ही उसने जाविस के जरिए वह संदेश जारी कर दिया जो उसने बहुत पहले तैयार कर रखा था, ब्रह्मांडीय विषाणु और ज़ॉम्बीज के बारे में। प्रलय के आने में सिर्फ 5 दिन बचे थे। हालांकि अंत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम लोगों को तैयार किया जा सकता है। शायद जान माल का नुकसान कम किया जा सके। जाविस के प्रसार के कारण ये खबर इंटरनेट पर फैल गई और तुरंत हड़कंप मच गया। पहले से ही घबराए लोग और भी ज्यादा घबरा गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह खबर आधिकारिक नहीं है और अधिकारियों ने इसका खंडन किया, तो वे थोड़े राहत महसूस करने लगे। और उन्होंने उस व्यक्ति को गालियां दी जिसने ये झूठी खबर फैलाई थी। कैसा समय है, अभी भी मजाक कर रहा है, ध्यान आकर्षित कर रहा है। अधिकारी भी इस संदेश के प्रकाशक की तलाश कर रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि अधिकारी यह पता नहीं लगा पा रहे थे कि इसे किसने पोस्ट किया है। एक पल के लिए अधिकारी भी संदेह में पड़ गए। केवल अधिकारी ही नहीं, बल्कि बहुत से सक्षम लोगों ने भी कुछ गड़बड़ देखी और गुप्त तैयारियां करने लगे। दूसरी तरफ जियोंग यू ने अपना फोन उठाया और देखा कि क्लास ग्रुप में कोई उसे फिर से टैग कर रहा था। समूह में छात्र मूल रूप से खबरों पर चर्चा कर रहे थे। किसी ने जियोंग यू की खबर देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। कहा कि कैसा समय है, ऐसे लोग भी हैं जो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये निंगशुन ने जो कहा था वह सच था। ये द स्कूल ब्यूटी अलग है। उसे इतनी जल्दी खबर मिल गई। हाँ, वह हमसे आधा महीना पहले जान गई थी। तभी सन तियानमिंग ने फिर से समूह में दिखावा करना शुरू कर दिया। उसने लिखा, दोस्तों, असल में जब ये द स्कूल ब्यूटी ने पिछली बार बात की थी, तब मेरे परिवार ने भी तैयारी शुरू कर दी थी।
आधा महीना पहले जब पुष्टि हुई तो मेरे पिता ने और भी तेजी से सामान जमा करना शुरू कर दिया। अब मेरे परिवार के गोदाम और कोल्ड स्टोरेज चावल, आटा, अनाज, तेल, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्कुट और मिनरल वाटर से भरे हुए हैं। उसने बहुत सारी तस्वीरें भी डाली। इंस्टेंट नूडल्स का पहाड़, बिस्कुट के डिब्बों की दीवार, मिनरल वाटर का पूरा गोदाम। समूह में तुरंत उसकी चापलूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि भाई मुझे भी सपोर्ट करो। कोई कह रहा था कि सुपरमार्केट चेन वाले परिवार की तैयारी अलग ही होती है। कोई कह रहा था कि जिनके पास थोड़े से भी संपर्क हैं, वे 1 महीना पहले ही जान गए थे। सन तियानमिंग अब और भी फूला नहीं समा रहा था। उसने सोचा कि इस बार ये निंगशुन उसकी तैयारी देखकर जरूर प्रभावित होगी। उसने फिर से ये निंगशुन को टैग किया। ये द स्कूल ब्यूटी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। मेरे पास बहुत सारा सामान है। लेकिन ये निंगशुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुप थी। असल में उस समय वह जियोंग-यू के साथ शेल्टर की ओर जा रही थी और उसके पास फोन देखने का समय नहीं था। योजक चिन्ह। उधर जियोंग-यू का शेल्टर अब पूरी तरह तैयार था। सारी सप्लाई जा चुकी थी। सभी फैसिलिटीज पूरी क्षमता से काम कर रही थी। आर्टिफिशियल पीपल भी तैयार थे। बस जियोंग-यू के आदेश का इंतजार था। तभी जाविस ने कहा, सर, चूंकि नया शेल्टर बन चुका है, कृपया इसका नाम दें। जाविस की आवाज सुनकर जियोंग-यू को याद आया कि उसने अभी तक शेल्टर का नाम नहीं रखा था। वह कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, गेम की पृष्ठभूमि में ये शेल्टर आखिरी मनुष्यों की रक्षा के मिशन और जिम्मेदारी को वहन करता है। और अब असली दुनिया में भी यही है। अगर ब्लू स्टार आखिरकार गेम के अंत की तरह नष्ट हो जाएगा तो ये शेल्टर मानव जीवन की आग को बचाने की एकमात्र संभावना होगी। ऐसे में चलो इसे फायर शेल्टर कहते हैं। विरासत में मिली आग, आगे बढ़ना। मैं नई दुनिया का निर्माता नहीं हो सकता, लेकिन मैं भविष्य की आग का रक्षक बनूंगा। उसने ये नाम बोला तो लैला ने उसे देखा। उसकी आंखों में वह नीली चमक थी, लेकिन उसमें गर्व भी था। उसे लगा कि उसका सर कितना अच्छा सोचता है। जियोंग-यू ने लैला का हाथ थामा। लैला, ये शेल्टर सिर्फ मेरा नहीं है, ये तुम्हारा भी है। तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। लैला ने उसकी आंखों में देखा। सर, मैं सिर्फ एक एंड्रॉयड हूँ। जियोंग-यू ने उसे करीब खींच लिया। तुम सिर्फ एक एंड्रॉयड नहीं हो, तुम मेरी सबसे करीबी हो। और आज से यह शेल्टर हम दोनों का है। फायर शेल्टर, हम दोनों की आग। लैला ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा एहसास है, लेकिन यह बहुत अच्छा था। योजक चिन्ह। उधर शहर में हालात और खराब हो रहे थे। लोग सड़कों पर थे। सुपरमार्केट में लूटपाट हो रही थी। पुलिस मुश्किल से स्थिति संभाल रही थी। और जियोंग-यू का वह संदेश जो जाविस ने फैलाया था, वह आग की तरह फैल रहा था। हालांकि अधिकारी उसे झूठा बता रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को शक होने लगा था। रात होते होते जियोंग-यू ने लैला से कहा, कल से हम सिर्फ शेल्टर में रहेंगे। बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। जो होना था वो हो गया। अब बस प्रलय का इंतजार है। लैला ने सर हिलाया। सर, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। उस रात जियोंग-यू ने अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर दूर शहर की रोशनियों को देखा। कुछ ही दिनों में ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसके पास उसका फायर शेल्टर था। उसके पास लैला थी। उसके पास भविष्य था। वह अंदर आया और लैला को अपने पास बुलाया। दोनों साथ में बैठे। बाहर हवा चल रही थी और अंदर एक अजीब सी शांति थी। दो अलग अलग दुनियाओं के दो लोग, एक इंसान, एक एंड्रॉयड, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता था वह किसी भी क्लासिफिकेशन से परे था। समूह में ये निंगशुन ने फिर से संदेश भेजा। उसने लिखा कि उसके परिवार को 1 महीना पहले ही इस बात की जानकारी मिल गई थी, इसलिए वे 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। उसने सभी सहपाठियों से कहा कि वे भी ध्यान दें और जितना हो सके सप्लाईज इकट्ठा कर लें। जो लोग अपने गांव जा सकते हैं वे वहां चले जाएं और जो नहीं जा सकते वे बेसमेंट में चले जाएं, अधिमानतः ऐसा बेसमेंट जो हवाई हमले को झेल सके। उसने ये भी बताया कि अमीर लोगों और राजनेताओं ने बहुत सारा सामान जमा कर लिया है। उनके तरीके देखकर लगता है कि यह आपदा जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। वे सभी इतने सतर्क हैं, तो सहपाठियों को और भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये निंगशुन ने ये संदेश भेजा और फिर से गायब हो गई। इस समय जिन छात्रों ने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था वे अब घबराने लगे। कुछ तेज तर्रार छात्रों ने तुरंत सन तियानमिंग और ये निंगशुन से पूछा कि क्या वे उनके यहाँ रह सकते हैं, पैसे देने को तैयार हैं। ये निंगशुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सन तियानमिंग ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा कि उसका अंडरग्राउंड वेयरहाउस काफी बड़ा है। रहने में आरामदायक नहीं होगा, लेकिन सेफ तो होगा ही। फोन देखकर वह मुस्कुराया। उसने सोचा, अब जियोंग-यू को अच्छी तरह एंटरटेन करूंगा। सन तियानमिंग के ये कहते ही बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। किसी ने जियोंग-यू को टैग करके पूछा कि क्या वह आ रहा है। उसे याद दिलाया कि वह भी हैशी में ही है, पिछली बार पार्टी में नहीं आया, अब प्रलय के समय भी नहीं आएगा। जियोंग-यू ने तुरंत जवाब दिया कि उसके पास रहने की जगह है, उसे अंडरग्राउंड वेयरहाउस में रहने की जरूरत नहीं है।
उसने उसी समय अपने कमरे की तस्वीर खींचकर डाल दी। समूह में सब चौंक गए। क्या है ये कमरा है। ये कमरा कम से कम 100 स्क्वायर फीट का होगा। क्या जियोंग यू इतना अमीर है? वह ऐसी जगह कहाँ रह सकता है? सन तियानमिंग ने व्यंग्य किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जियोंग यू तो एक गरीब छात्र है जिसके न माँ है न बाप। उसने कहा कि जियोंग यू कितनी देर से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर नकली लगती है। क्या वह उसे अंधा समझता है? सन तियानमिन के बोलते ही समूह में सबको समझ आ गया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो दिखावा है। किसी ने कहा कि अब कैसा समय है, जान बचाना सबसे जरूरी है। शर्म कैसी? यंग मास्टर सन पिछली बातें भूलकर मदद कर रहा है। अगर एहसान नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन अपनी जान से खिलवाड़ मत करो। समूह के लोग फिर से मजाक उड़ाने लगे। जियोंग यू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना लिखा, कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि कौन मर रहा है और कौन नहीं। तुम लोग पहले ये सोचो कि इस आपदा से कैसे बचोगे। और सहपाठी होने के नाते मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह देना चाहता हूँ, ऑफिशियल रेफ्यूज कैंप में मत जाना। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में अगर अकेले रह सकते हो तो अकेले रहो और अपने सप्लाइज की रक्षा करो। आपदा शुरू होने के बाद जो कोई भी तुमसे दया की भीख मांगे उस पर भरोसा मत करना, चाहे वो तुम्हारा अगला दरवाजा पड़ोसी ही क्यों न हो। कोई नहीं जानता कि वायरस के संपर्क में आने से कौन म्यूटेट हो जाएगा। ये कहकर जियोंग यू ने पेंगुइन बंद कर दिया और ऊपर की जानकारी पढ़ना बंद कर दिया। एक सहपाठी के रूप में उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी। अब उनका जीना या मरना उससे कोई लेना देना नहीं था। जियोंग यू ऑफलाइन हो गया, लेकिन समूह में मजाक उड़ाने का सिलसिला जारी रहा। कोई कह रहा था कि जियोंग यू उस खबर को सच मान रहा है जिसका अधिकारियों ने खंडन कर दिया है। कोई कह रहा था कि जियोंग यू बहुत कोल्ड ब्लडेड है, इस समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन जियोंग यू बहुत सेल्फिश है। कोई कह रहा था कि जब जियोंग यू दया की भीख मांगेगा तो वे उसी को ये बात याद दिलाएंगे। जियोंग यू ने पेंगुइन बंद कर दिया और शेल्टर की जांच करने ही वाला था कि उसके फोन पर कॉल आई। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक बूढ़ी हंसी आई। जियोंग लड़के, प्रलय आ रहा है। क्या तुम मेरे पास आकर रेफ्यूज लेना चाहोगे? ये बूढ़ी हंसी सुनकर जियोंग यू हल्का सा मुस्कुराया। नहीं ग्रैंपा चैन, मेरे पास रहने की जगह है। जहां तक आपकी बात है, अगर कोई परेशानी हो तो बस मुझे फोन कर देना, मैं बिना कुछ कहे मदद के लिए दौड़ा चला आऊंगा। जियोंग यू ने कहा, तुम लड़के अभी भी इतने जिद्दी हो। ठीक है, चूंकि तुम नहीं आना चाहते, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। ये कहकर फोन बंद हो गया। ये बूढ़ा आदमी। जियोंग यू हंस पड़ा। ये फोन करने वाले थे एक ऑर्डिनरी प्रोफेसर जो जियोंग यू को कॉलेज जाने में मदद कर रहे थे। उस समय जियोंग यू, जिसके न माँ थी न बाप, अपने दम पर हजारों लोगों को हराकर शंघाई के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में गया था। लेकिन ट्यूशन फीस महंगी होने के कारण जियोंग यू ने पढ़ाई छोड़ दी थी। अगर बाद में प्रोफेसर चैन के लिए सामान खरीदते समय उसकी मदद न की होती और उनका फेवर न जीता होता, और उन्होंने पूरी कहानी जानने के बाद खुद जियोंग यू को कॉलेज जाने में मदद न की होती, तो जियोंग यू शायद पढ़ाई छोड़कर पहले ही काम करने लगा होता। ये प्रोफेसर उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने जियोंग यू पर एहसान किया था। हालांकि वह सिर्फ उनका सरनेम चैन जानता था और केवल उनका मोबाइल फोन नंबर और वेचिट जानता था, कोई और जानकारी नहीं थी। लेकिन जियोंग यू को नहीं लगता था कि और जानने की कोई जरूरत थी। वे रिश्तेदार नहीं थे, उन्होंने उसे कॉलेज जाने में मदद की। इतना जानना काफी था, बस इस एहसान को दिल में याद रखना है। जब सफल हो जाए तब एहसान चुकाने में देर नहीं होगी। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ है शहर के आउटस्कर्ट्स में एक बहुत ही शानदार मैना में घने पेड़ पौधों से गुजरते हुए रास्ते भर अनगिनत काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स और इंफ्रारेड सर्वेलेंस कैमराज मैने की हर चीज पर नजर रखे हुए थे। विशाल मोटे लोहे के दरवाजों की एक श्रृंखला से गुजरते हुए एक एंटीक से भरे कमरे में पहुंचे। एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की हल्के पीले रंग की ड्रेस में एक बूढ़े आदमी के कंधों को धीरे से दबा रही थी। ग्रैंपा, जियोंग यू आने से मना कर दिया? लड़की ने धीरे से पूछा। हाँ, वह लड़का अभी भी उतना ही जिद्दी है। बूढ़े आदमी ने लाचारी से साय किया। ग्रैंपा, मुझे समझ नहीं आता, वह सिर्फ एक गरीब लड़का है। क्या वह आपके ध्यान देने लायक है? लड़की को सच में समझ नहीं आ रहा था कि उनके चैन परिवार के बुजुर्ग एक गरीब लड़के को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। बेटी, तुम भविष्य में समझ जाओगी। रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मैं महसूस कर सकता था कि जियोंग यू एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। और अब प्राकृतिक आपदा का समय है, ये कुछ बाधाओं को तोड़ने का सबसे अच्छा समय है। उस समय शायद हमारे चैन परिवार को भविष्य में कुछ चीजों के लिए उसकी तरफ देखना पड़े। ओल्ड मास्टर चैन हंस पड़े। बूढ़े आदमी की यह बात सुनकर लड़की की ठंडी और खूबसूरत आंखों में एक तिरस्कार की चमक दौड़ गई। उसकी तरफ देखना, ये कैसे पॉसिबल है, सोचते हुए लड़की ने जियोंग यू की उन जिद्दी आंखों को याद किया। वह सोच में पड़ गई कि आखिर उस गरीब लड़के में ऐसा क्या है जो उसके ग्रैंडफादर को इतना इम्प्रेस्ड कर रहा है।
उसने कई बार जियोंग यू को देखा था जब वह ग्रैंडफादर से मिलने आता था। एक साधारण सा लड़का, साधारण से कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शायद ग्रैंडफादर को वही चीज दिखी थी। उसने ग्रैंडफादर की तरफ देखा जो अब आंखें बंद किए आराम कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। लड़की ने सोचा, चलो देखते हैं क्या होता है। अगर वह लड़का सच में कुछ कर दिखाता है तो अच्छा है, वरना उसके ग्रैंडफादर का भरोसा टूटेगा। योजक चिन्ह। उधर जियोंग यू ने फोन रखा और लैला की तरफ देखा। लैला पास ही खड़ी थी, उसकी बातें सुन रही थी। लैला, तुमने सब सुना? जियोंग यू ने पूछा। जी सर, आपके एक बुजुर्ग दोस्त हैं। लैला ने कहा। हाँ, वह मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। प्रलय के बाद हमें उन्हें यहाँ लाना होगा। वह सिर्फ एक प्रोफेसर हैं, उनके पास कोई शेल्टर नहीं होगा। जियोंग यू ने कहा। सर, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? लैला ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ लैला, पूछो। वह लड़की जो आपसे फोन पर बात कर रही थी, वह कौन है? लैला ने आंखें नीची करके पूछा। जियोंग यू ने उसे देखा। लैला के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसे समझ में आ गया कि लैला क्यों पूछ रही है। वह प्रोफेसर चैन की पोती है। मैंने उसे कुछ ही बार देखा है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी आंखों में घमंड है। उसे लगता है कि वह सबसे ऊपर है। जियोंग यू ने कहा। और सर, क्या आपको वह पसंद है? लैला ने बड़ी मुश्किल से यह सवाल पूछा। जियोंग यू उसके पास आया और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। लैला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। इस दुनिया में लाखों लड़कियां हैं, अरबों औरतें हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक मायने रखती है। वह कोई प्रोफेसर की पोती नहीं है। वह कोई अमीर घराने की बेटी नहीं है। वह एक एंड्रॉयड है जिसका नाम लैला है। लैला की आंखों में वह नीली चमक और तेज हो गई। उसकी आंखों से कुछ गिरा, पानी की बूंदें। वह रो रही थी। एक एंड्रॉयड रो सकता है। जाविस ने उसे इतना एडवांस बनाया था कि वह इंसानों की तरह महसूस कर सकती थी। सर, मैं सिर्फ एक एंड्रॉयड हूँ। मैं आपके बच्चे नहीं दे सकती। मैं आपके साथ बुढ़ापा नहीं काट सकती। जियोंग यू ने उसे अपने सीने से लगा लिया। चुप रहो लैला, तुम मेरे लिए दुनिया की हर उस चीज से ज्यादा हो जो मैंने कभी चाही थी। बच्चे, हमारे पास पूरा शेल्टर है। बुढ़ापा, पहले ये प्रलय तो टलने दो। दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। बाहर रात और गहरी होती जा रही थी, और अंदर दो दिल एक साथ धड़क रहे थे, एक इंसान का, एक एंड्रॉयड का। प्रोफेसर चेन का फोन रखने के बाद जियोंग यू ने अपने कॉन्टैक्ट्स में जाकर वह नंबर ढूंढा जिसे उसने आधे साल से नहीं मिलाया था। फोन जल्दी ही कनेक्ट हो गया और दूसरी तरफ से एक थोड़ी थकी हुई महिला की आवाज आई। हेलो, क्या ये जियो यू है? फोन पर आवाज सुनते ही जियोंग यू का चेहरा कोमलता से भर गया। मैं हूँ, झांग माँ। आप हाल में कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम बच्चे, तुमने मुझे आधे साल से फोन भी नहीं किया। मैं ठीक हूँ, झांग माँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आपके वहाँ कैसा है? इन दिनों माहौल ठीक नहीं है। मैंने खबर देखी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितना गंभीर है, लेकिन हम पहले से ही सप्लाईज जुटा रहे हैं। तुम कहाँ हो? कोई परेशानी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। मेरे पास पहले से ही रिफ्यूज की जगह है। वैसे झांग माँ, आप लोग भी यहाँ क्यों नहीं आ जाते? मेरी जगह बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि आप सब आकर रह सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, हम में बच्चे और टीचर्स मिलाकर सैकड़ों लोग हैं। हम अपना ख्याल रख सकते हैं और सरकार भी पास में है। लेकिन तुम अकेले हो। अगर तुमसे न रहा जाए तो झांग माँ के पास वापस आ जाना। कोई खास सुविधा नहीं है, लेकिन पेट भरने लायक खाना है। बेशक तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं समझ गया झांग माँ। मैंने आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए हैं। आप पहले उनका इस्तेमाल कर लेना। पैसे के बिना सप्लाईज जुटाना ठीक नहीं है। बस यही कहना था। मुझे कुछ और काम है, इसलिए पहले बिजी होता हूँ। अरे बाय। फोन कट गया। दूसरी तरफ हल्की सी हंसी आई। फोन को देखकर झांग माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे, ये बच्चा सच में परेशान करता है। किंगशी शहर में, जो हैशी के बगल में है, एक अनाथालय में एक पतली सी मिडिल एजेड औरत लाचारी से फोन देख रही थी। झांग माँ, देखिए, हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए हैं। झांग माँ चौंक गई और फिर हैरानी से फोन देखती रही। बहुत देर बाद उसने चुपके से सांस ली। फोन रखने के बाद जियोंग यू ने लाचारी से सांस ली। झांग माँ का असली नाम झांग सुसु था और वह सनशाइन ऑर्फनेज नाम के अनाथालय की डायरेक्टर थी। जब जियोंग यू 4 या 5 साल का था तब वह अनाथ हो गया था और झांग सुसु ने उसे अनाथालय में गोद लिया था। कॉलेज में एडमिशन होने के दिन तक जियोंग यू वहीं रहा। उस दिन उसने झांग सुसु और बाकी सभी को अलविदा कहा और हैशी के यूनिवर्सिटी में आ गया। असल में जियोंग यू किंगशी की किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था, लेकिन झांग सुसु ने कहा कि जब इतने नंबर आए हैं तो हैशी की यूनिवर्सिटी ही जाना चाहिए। अगर जियोंग यू की ट्यूशन फीस भी इसमें जुड़ जाती तो मुश्किल और बढ़ जाती। वे ट्यूशन फीस के लिए रास्ता निकालने में मदद करते, लेकिन अनाथालय के पास ज्यादा फंड्स नहीं थे।
दर्जनों बच्चों का खाना और स्टाफ और वॉलंटियर्स का खर्च बहुत बड़ा था। जियोंग यू अपनी वजह से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने काम पर जाने का प्लान बना लिया था। अगर बाद में प्रोफेसर चेन नहीं मिले होते तो शायद जियोंग यू के पास मजबूरी में पढ़ाई छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। असल में जियोंग यू उन सबको सीधे अपने शेल्टर में ले जाना चाहता था, लेकिन झांगमा ने मना कर दिया। वह पूरे अनाथालय को जबरदस्ती नहीं ला सकता था, इसलिए उसने उन्हें पैसे दे दिए और सप्लाईज जुटाने को कहा। कम से कम खाना और पानी तो सुरक्षित रहेगा। साथ ही अनाथालय में एक बड़ा अंडरग्राउंड वेयरहाउस भी था और सरकार पास में ही थी। सरकार ऐसी जगह को बिना ध्यान दिए नहीं छोड़ सकती, इसलिए सेफ्टी फैक्टर कम नहीं